नमस्कार। काफ़ी दिनों से इकोनॉमी के बारे में देश की बहुत सारी बातें हो रही है। देश की इकोनॉमी का क्या होगा, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी से निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और किस तरीके के हालात देश के होने जा रहे हैं, सरकार को इसमें किस तरीके से सारी चीज़ों से निपटना है, इस पर लेकर सभी चिंतित हैं। सरकार भी चिंतित है और दूसरे लोग भी चिंतित हैं और राहुल गांधी भी चिंतित हैं। जी हाँ, राहुल गांधी जो कि अक्सर ऐसे मौक़ों पर गायब हो जाते हैं, ऐसे मौक़ों पर देश में नज़र नहीं आते हैं, वो अभी पूर्ण रूप से एक्टिव बने हुए हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कोई जनसभा भी नहीं करनी है, केवल बैठना है, ट्वीट कर देना है और विचार करने हैं। अचानक ही उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक इकोनॉमी को लेकर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मोदी सरकार की या केंद्र सरकार की थोड़ी सी किरकिरी हो और थोड़ा सा दबाव सरकार पर बनाया जा सके। और उन्होंने इसके लिए मनमोहन सिंह का चुनाव नहीं किया। मनमोहन सिंह जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं और अक्सर देश के बारे में सोचते रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आते हैं। उनको उन्होंने नहीं चुना, उन्होंने चुना रघुराम राजन को। रघुराम राजन जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक, 3 साल तक। यानी कि रघुराम राजन का कार्यकाल यूपीए 2 में भी रहा और एनडीए 1 में भी रहा। लेकिन जब एनडीए 1 की सरकार बनी थी, यानी कि नरेंद्र मोदी की पहले टर्म की सरकार बनी थी, तो उस समय एक मीडिया के सेक्शन ने ज़बरदस्त अभियान चलाया था कि रघुराम राजन बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं, इसलिए उनका कार्यकाल अब बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नरेंद्र मोदी ने उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं था और रघुराम राजन तभी से नाराज़ थे। उन्होंने एक किताब भी लिख डाली थी और तभी से वो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एक तरह के मीडिया ड्रिवन अभियान चलाते रहे, जिसमें तमाम वो चीज़ों को लेकर मोदी सरकार को क्रिटिसाइज़ करते रहे कि सरकार की पॉलिसीज़ कहाँ पर गलत हो रही हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। वित्त मंत्री पहले अरुण जेटली रहे, निर्मला सीतारमण हैं, अब ये क्या गलत कर रहे हैं। ये सब चीज़ें रघुराम राजन बड़े क्लोजली वॉच करते रहे। उनके मन में कहीं ना कहीं मुझे ये इच्छा नज़र आई कि वो फिर से इंडिया में काम करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से वो काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें ज़्यादा भाव नहीं दिए। तो इसी वजह से रघुराम राजन अब चले गए थोड़ा सा बैकग्राउंड में। बहरहाल राहुल गांधी को लगा कि रघुराम राजन इस समय सबसे बढ़िया आदमी होंगे जो अपनी बात सरकार के सामने तो रख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब उनके साथ बातचीत वो करें, यानी कि राहुल गांधी के साथ, तो शायद खुलकर सामने आए। तो उन्होंने ऑनलाइन डिस्कशन किया। आपने टीवी चैनलों पर और अखबारों में पढ़ा होगा इसके बारे में। राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि देश के जो वर्तमान हालात हैं उससे किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है। रघुराम राजन ने अपनी बात कही, इकोनॉमिस्ट हैं, जानकार हैं, उन्होंने अपनी बात कही। राहुल गांधी को कोई सवाल नहीं सूझा कि मैं क्या सवाल पूछूं, तो राहुल गांधी ने उनसे यही सवाल पूछ लिया कि अगर देश के वर्तमान हालात से और गरीबों की हेल्प करनी है, लॉकडाउन के बाद लोगों का जीवन स्तर उठाना है, तो सरकार को कितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत होगी, कितना पैसा, कितना बजट सरकार को चाहिए होगा। तो रघुराम राजन ने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए का बजट गरीबों के लिए सरकार को देना चाहिए। इसके बारे में रघुराम राजन का तर्क था कि भारी संख्या में टेस्टिंग की जानी चाहिए कोरोना की, और रघुराम राजन का कहना था कि भारत में 30,000 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं, जबकि अमेरिका में 1.5 लाख टेस्ट रोज़ हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पेशेंट भी ज़्यादा हैं और भारत में अपेक्षाकृत कम पेशेंट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा रघुराम राजन ने ये भी कहा कि लॉकडाउन का 3rd फेज़ नहीं आना चाहिए, यानी कि लॉकडाउन और नहीं बढ़ना चाहिए। और लॉकडाउन का अगर 3rd फेज़ सरकार लाती है तो इसका मतलब सरकार की प्लानिंग फेल रही। पहले 2 लॉकडाउन में सरकार अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में विफल रही, ये मैसेज जाएगा। और रघुराम राजन जानते हैं कि 3rd फेज़ किसी न किसी रूप में सामने आना ही है लॉकडाउन का,
क्योंकि हालात अभी भारत में उतने कंट्रोल में नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने ये पासा फेंक दिया सरकार के ऊपर। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कही कि गरीबों की राहत देने के लिए नियम कायदों से ऊपर उठकर सरकार को काम करना होगा। अस्थायी राशन कार्ड बनाए जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने अमर्त्य सेन, अभिजीत जैसे नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अस्थायी रूप से राशन कार्ड बनवाए जाने चाहिए और जो लोग दूसरी जगह फंसे हुए हैं उन्हें राशन कार्ड देकर उन्हें राशन बांटा जाना चाहिए। ये बात उनकी मुझे पसंद भी आई। 65,000 करोड़ रुपए की जो बड़ी रकम देने की बात कही रघुराम राजन ने, उसके बारे में राजन का ये कहना था कि भारत की जो जीडीपी है वो 200 लाख करोड़ रुपए की है और भारत के लिए ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है कि 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। राहुल गांधी को ये बात बहुत अच्छी लगी। बहरहाल ये बात वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये जो 65,000 करोड़ रुपए देने की बात रघुराम राजन ने की कि वो एक्स्ट्रा सरकार से खर्च करवाना चाहते हैं या जो पुराना सरकार का बजट है उसी में से अलग लेना चाहते हैं। आपके याद होगा कि जब लॉकडाउन शुरू होने वाला था 26 मार्च में, तो भारत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया था इससे निपटने के लिए, इस संकट से निपटने के लिए। तो रघुराम राजन ने यह भी स्पष्ट नहीं किया क्या उसी पैसे में से ये 65,000 करोड़ रुपए लिए जाएं या उसके अलावा दिए जाएं, क्योंकि सरकार पहले ही बड़ा अमाउंट इसके लिए अलग कर चुकी है। ये स्पष्ट नहीं किया। दरअसल हुआ है क्या, रघुराम राजन ने राहुल गांधी को एक तरह से पप्पू बना दिया। उन्होंने सीधा मोटा मोटा हिसाब लगाया है। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं और सरकार के पास पंजीकृत हैं, उनके सरकार के पास अकाउंट्स हैं। 13 करोड़ लोग ऐसे ऑनलाइन सरकार के पास हैं, एनरोल्ड हैं, जिन लोगों को गरीब माना जाता है। तो रघुराम राजन ने सीधा हिसाब लगाया, इन्हें 5-5 हज़ार रुपये सबको दे दिए जाएं, यानी कि 13 पंजे 65। उन्होंने सीधा 65,000 रुपये की 65,000 करोड़ रुपए की ये कैलकुलेशन लगा दी और सरकार के सामने ये टारगेट रख दिया। और राहुल गांधी को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे रघुराम राजन ने बताई है। दरअसल है क्या कि कांग्रेस के पास इस चीज़ों के लिए कोई प्लान नहीं है। वो जानते हैं कि इन तरह की परिस्थितियों में जिस तरह से सरकार निपट रही है उसी तरीके से निपटा जा सकता है। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक दिन में आप कोई फार्मूला लगाएं और इस मामले को सोल्व कर दें। यही वजह है कि कांग्रेस कोई ऐसा प्लान नहीं लेके आई है। विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनकी ओर से मनमोहन सिंह जैसे नेता कोई ऐसा प्लान नहीं दे सके हैं जिस पर सरकार पॉजिटिवली सोच सके। ये सब चीज़ें एक तरह से एक राजनीतिक रूप ही ले रही हैं कि बस किसी भी तरीके से सरकार को निशाना बनाया जाए। जैसे कांग्रेस विरोध करती रही है कि जो सेंट्रल विस्टा प्लान है, जो प्रोजेक्ट है नए संसद भवन बनाने का, नए मंत्रालय बनाने का, कांग्रेस उसका विरोध करती रही है। उसका कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है कि अगर ये सब कंस्ट्रक्शन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बन गए तो नरेंद्र मोदी अमर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी के नाम का पत्थर लग जाएगा कि ये नया संसद भवन मोदी के कार्यकाल में बना था, ये नया मंत्रालय एनडीए के कार्यकाल में बना था, मोदी सरकार के कार्यकाल में बना था। और कांग्रेस इस बात से बहुत नाराज़ है। कांग्रेस चाहती है कि जो इतिहास में कांग्रेस की स्थिति है, जो कांग्रेस इतिहास में दर्ज है भारत के, उसका नाम और निशान बना रहे। और सरकार 60,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा प्लान पर खर्च करने जा रही है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है और ऐसे समय में ये प्रोजेक्ट अभी आगे बढ़ भी नहीं रहा है। बहुत सारी आपत्तियां इसमें भी ली जानी बाकी हैं और बहुत सारी एनओसीज इसमें होनी हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे रोकने का कोई मतलब नहीं उठता और मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भी नहीं। 20,000 करोड़ रुपए अभी इसके लिए अलॉट हुए हैं। 60,000 करोड़ रुपए की प्लान मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्लान है कि जिससे फ़र्क पड़ सकता है। अलबत्ता जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है उसके लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में एक नरेंद्र मोदी ने बैठक की है अपने मंत्रियों के साथ और उसमें प्लान बनाया गया है कि विदेश से कैसे ज़्यादा भारत में निवेश लाया जाए, क्योंकि अब सारे देशों के सामने क्राइसिस हैं। किसी को दवाइयाँ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए और भारत एक बड़ा देश है चीन की तरह। तो भारत की इंडस्ट्री को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए विदेशों से, यहाँ पर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें।
इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, अनुराग ठाकुर और होम मिनिस्टर अमित शाह, ये सब लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे और इसमें ये तय करने की कोशिश की गई कि आने वाले समय में अगर हम ये सब प्लान अपना एग्जीक्यूट करते हैं तो किस देश से हम किस तरीके से कितना पैसा ला सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बात हुई है। डिफेंस का जो बजट है वो कट करने की बात चल रही है। तो केंद्र सरकार अपने प्रयास कर ही रही है। राहुल गांधी बिना वजह रघुराम राजन से बातचीत करके एक तरीके से फिर से पप्पू ही बन गए हैं और रघुराम राजन ने कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव आइडिया अपनी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के सामने नहीं रखा जिसे कि सराहा जा सके। बहरहाल हम तो सिर्फ इन चीज़ों को एनालिसिस ही करते रहते हैं और आगे भी हम इन मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।